डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब घर से आ गए या नहीं? जी सर, वो तो मगरिब से पहले आ गए। जरा कालकोटी की तरफ सर कहीं गए हैं। उन्हें पैगाम भिजवाओ कि जेलर साहब ने याद किया है। जी सर। मैंने खुदाया, आज की रात खैरियत से गुजार दी। मौसम के तेवर बहुत खतरनाक है। लगता है शदीद बारिश होने वाली है। घबराइए नहीं डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, फांसी बारिश में भी दी जा सकती है। सिकंदर, मैंने तुम जैसा अजीब शख्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। सुबह तुम्हें फांसी दी जाने वाली है और तुम अपनी फांसी का जिक्र इस तरह कर रहे हो जैसे कोई ट्रेन छूट जाने के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं गिड़गिड़ा कर या रोकर फांसी का जिक्र करूं तो क्या आप उसे मुलतवी कर देंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम अगर चाहो तो तुम्हारे किसी करीबी अजीज या रिश्तेदार को तुम्हारी डेड बॉडी, आई मीन के तुम्हारा कोई करीबी अजीज या रिश्तेदार तुमसे तुम्हारे आखिरी वक्त में मुलाकात के लिए आ सकता है। मेरा कोई करीबी अपना? मेरे तो सब करीबी लोग ये आसपास की कोठरियों में बंद हैं। और वैसे भी जो लक़ब आपने मुझे दे दिया हुआ है ना, दहशतगर्द, टेररिस्ट, भला एक दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार कैसे हो सकता है? अब तो बस आप ही मेरे अपने हैं। बहुत ही पत्थर दिल इंसान। आज तुम्हारी आखिरी रात है। खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाओ, सजदा करो, माफी मांगो। हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई माफी का दरवाजा खोल रखा हो। अरे डिप्टी साहब, अगर जिंदगी भर के सजदे इन गुनाहों के दागों को ना धो सके तो इस रात का आखिरी सजदा क्या कर लेगा? जाइए, जाकर फांसी की तैयारी कीजिए। जाइए। सलाम सर। कैदी से मिलने गए थे? जी सर। सर, मैंने अपनी जिंदगी में सजाए मौत का इस कदर अजीब कैदी नहीं देखा। उसे सुबह फांसी होने वाली है, लेकिन वो इस कदर मुतमईन है जैसे उसे सुबह फांसी नहीं बल्कि रिहाई मिलने वाली है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मौत में भी जिंदगी तलाश कर लेते हैं। अभी मैं इस कैदी सिकंदर की फाइल देख रहा था। हैरत की बात है, इसने सदर से रहम की आखिरी अपील भी नहीं की। सर,
आप रहम की अपील की बात कर रहे हैं। मैंने तो इन 8 महीनों में उसे किसी से एक पानी का गिलास मांगते हुए नहीं देखा। सर शायद उसे मांगने या दरखास्त करने की आदत ही नहीं। बहरहाल हमें तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। और हाँ, वो खातून साइमा वो पहुंच गई। सर उनको गाड़ी पिक करने गई है। गुड। उन्होंने एक दरखास्त दी थी फांसी से पहले कैदी को मिलने की, उसका क्या हुआ? सर उसका फैसला तो आप करेंगे। ओह यस, मैं मजिस्ट्रेट साहब से बात करूंगा। मजिस्ट्रेट साहब को लाने का क्या बंदोबस्त? सर गाड़ी उन्हें 3 बजे उनके घर से पिक कर लेगी। अच्छा, यानी मेरी सर्विस को पूरे 20 साल हो चुके हैं, मगर इस पूरी सर्विस में इत्तेफाक की बात है कि आज तक मैंने किसी मुजरिम को फांसी नहीं दी। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात रहा हूं ना, इसलिए लिहाजा इस फांसी की सुपरविजन तुम करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मेरा भी फांसी का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं तो सर आपके आश्रय पे था। जी क्या 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 कह रहे हो तुम? यानी अपनी पूरी सर्विस में तुम भी? जी सर, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग भी ज्यादातर बाहर ही रही है सर। जेल में ये मेरी पहली पोस्टिंग है, इसलिए मुझे भी फांसी का कोई तजुर्बा नहीं है सर। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया? चेक कर रहा हूँ सर। जल्दी करो, हम लोग को पहले बड़ी देर हो गई, जल्दी करो। सर शेर दिल यार, जल्दी कर। बस हो गया। मेरी बदकिस्मती तो देखो, पहली बार किसी सेंट्रल जेल का पूरा चार्ज मिला है, और अभी यहां पोस्टिंग हुए मेरा 1 हफ्ता नहीं गुजरा है कि ये फांसी सर पर आ पहुंची। अरे अभी तो मैंने अपना पूरा सामान भी नहीं खोला घर का। सर मुझे तो यहाँ डिप्टी जेलर के तौर पर 2 साल पूरे होने को है। और तफाक देखिए सर कि ये फांसी 3 मरतबा पहले कैंसिल हो चुकी है और फिक्स भी हुई तो आपकी पोस्टिंग यहाँ होने के बाद। अरे भाई, अब ये फांसी फिर मुलतवी तो नहीं हो सकती। गॉड, तुम यूं करो, जेल के किसी सीनियर ऑफिशियल से मिलो, ऐसे ऑफिशियल से जिसने पहले कोई ऐसी फांसी अटेंड की हो, और जल्लाद से कहो सुबह 4 बजे से पहले फांसी गार्ड तैयार होना चाहिए। सर वो जल्लाद दरअसल आई मीन सर जल्लाद तो अब खुदा के लिए ये ना कह देना कि जल्लाद भी बीमार हो गया है। सर जल्लाद होगा तो बीमार होगा ना। क्या कहना चाहते हो तुम? सर इस जेल में पिछले 3 साल से जल्लाद की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। पिछला जल्लाद नमूनिया से मर गया था। हमने होम डिपार्टमेंट को डिमांड दी है। एक्चुअली सर इस पोस्ट के लिए बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं। और तो और सर पिछले जल्लाद के बेटे ने भी पोस्ट ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, हालांकि उसका तो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ चुका था। ओह माय गॉड, ये फांसी है या मुसीबत? जल्लाद के बगैर कैसे फांसी हो सकती है? बोलो, बोलो, बोलो।
जेलर साहब अंदर है? जी सर आ गए। ठीक है, तुम बीबी जी को जेल के रेस्ट हाउस में लेके चलो, मैं जेलर रशीद साहब से मिलके भी आ रहा हूँ। आप जब तक खा पी के कुछ आराम कर लें, रात अभी काफ़ी बाकी है। सब मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए एसपी साहब, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए। तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या बात है, आप दोनों कुछ परेशान से लग रहे हैं। बात यह है कि हम दोनों की सर्विस का सबसे भारी दिन है, यानी हमने अपनी सर्विस में कभी किसी को फांसी नहीं दी। इत्तेफाकी बात यह है कि आज इस जेल में जल्लाद भी मौजूद नहीं है। क्या जल्लाद भी नहीं? तो फिर फांसी कौन देगा इस कैदी को? सर मैंने तमाम खिदमती कैदियों से पूछ लिया है और पट्टेदारों को मराहत और कैद में छूट देने की भी बात की है, लेकिन सर कोई भी अपने एक साथी को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार नहीं। ये तो वाकई एक परेशानी की बात है। पर आप लोगों ने इसका क्या हल सोचा है? हल सोचने के लिए ही तो बैठे हैं हम लोग। सर मैंने इसका एक हल सोचा है। वो क्या? सर जल्लाद के ना होने से फांसी मुलतवी तो नहीं हो सकती। हम मजिस्ट्रेट साहब से बात करते हैं कि जल्लाद के अलावा जेल का कोई और अहलकार इस ड्यूटी को सर अंजाम दे ले। मशवरा तो तुम्हारा अच्छा है, मगर मजिस्ट्रेट साहब के आने से पहले हमें तमाम तैयारियां मुकम्मल करना होंगी। तुम ऐसा करो, जेल की मैनुअल बुक मंगवाओ और जेल के मेडिकल ऑफिसर को भी बुलवाओ। हमें उसके मशवरे से ही फांसी घाट तैयार करना होगा। राइट सर। सर ये तो ठीक है, पर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आप जब तक अपनी तैयारियां मुकम्मल करें, मैं चाहूँगा कि तब तक मुझे इस कैदी से मिलने की इजाज़त दी जाए। उससे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बीबी जी खाना लाया था। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। काम हो गया? काम हो गया नजीर भाई, पूरे 50 पाउंड का लगाया। कहाँ लगाया? मालगाड़ी में। बराबर से गुजरने वाली ट्रेन तो क्या, उसके इंजन के भी परख चढ़ जाएंगे। शाबाश। हम हुकूमत को सिकंदर की मौत का जश्न इतनी आसानी से तो नहीं मनाने देंगे। ट्रेन कब आएगी? ट्रेन 5:30 बजे की है। 5:30 बजे सुबह, यानी ठीक उसी वक्त जब सिकंदर को तख्ते दार पर लटकाया जाएगा, हम अपने अजीम साथी को सलामी पेश करेंगे, एक जोरदार धमाका कर कर। बाहर जाके खड़े हो। बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर लेना। जब तक मैं अंदर ना बुलाऊं, अंदर मत आना। चलो, शुक्र है हम गरीबों की किस्मत में भी आखिरी रात का उजाला लिखा है। बाय द वे, ये लोड शेडिंग का सिलसिला कब तक चलता रहेगा एएसपी ताहा? खूब, गोया तुम मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हो। जेल की इस काल कोठरी में रहने के बावजूद दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मालूमात की। जेल की कोठरी में बंद होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि अपनी आंखें बंद कर ली जाएं। तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, पुलिस वाले हो ना। और पुलिस वालों को अमूमन अपनी आंखें बंद रखने की आदत होती है। बहुत तलखी है तुम्हारे लहजे में पुलिस वालों के लिए, लेकिन याद रखो, सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। ठीक कह रहे हो तुम, वाकई एक जैसे नहीं होते।
जितने भी पुलिस वाले मिले पहले से बदतर ही टकरे। जितना मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है, तुम उससे कहीं बढ़कर हो, और तुम्हारा नेटवर्क इतना मुनज़्ज़म है कि तुम्हें इस जेल की कालकोठरी में भी पल पल की खबर दे रहा है। अपने हक की जंग लड़ने वालों को अपनी आंखें और कान खुले ही रखने चाहिए। हाँ, अगर हमें भी हर माह घर तनख्वाह पहुंच जाए ना, तो हम भी आंखें बंद किए पड़े रहे। हक? किस हक की जंग की बात करते हो तुम? सच तो यह है कि पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी हुई है। चंद मुल्क दुश्मन नासिर के हाथों में खेल रहे हो तुम। खिलौना बना के रखा हुआ है उन्होंने तुम्हें और तुम जैसे कई नौजवानों को। जाने कैसा ब्रेन वॉश है ये कि आखिरी दम तक अपनी मौत को गले लगाने को तरसते हो तुम लोग। अच्छा बोल लेते हो तुम। अच्छा लगता है स्कूल और कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों में अव्वल आते होगे तुम भी तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे स्कूल के जमाने में, और तुम्हें तो प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। क्या उसी वक्त तुमने ये फैसला कर लिया था कि बड़े होके दहशतगर्द बनोगे? हाँ भाई, ये पहले तो कभी ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, ओके। सर, जेल के डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बुलाओ बुलाओ। डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा हो गया। इनसे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बात तो आप जानते होंगे कि आज सुबह हमारे वहाँ एक कैदी को फांसी दी जा रही। जी, वो क्या कहते हैं, मुर्तज़ा साहब ने बता दिया मुझे। गुड गुड गुड। तो फिर आपकी नॉलेज में ये भी होगा कि जेल के जल्लाद की पोस्ट पिछले 2 साल से खाली, और इस किस्म के मामले में एक तजर्बेकार जल्लाद का होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल एक तजर्बेकार जल्लाद बहुत सी छोटी छोटी बारीकियों को संभाल होता है। यानी लेबर का गेज क्या है, लेबर के नट्स बोल्ट, कितना तेल ग्रीस देनी है ताकि वो चिकना रहे और वक्त पे फंस ना जाए, तख्ते के कब्जे, उनकी देखभाल खड़ा करके। अब तख्ता कमज़ोर तो नहीं है, रस्से की कितना होना चाहिए, कैसा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात यह है डॉक्टर साहब कि जल्लाद का ना होना तो एक तरफ, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मैंने अपने सर्विस के पूरे कैरियर में कोई भी फांसी का केस इस किस्म का अटेंड नहीं किया। जी 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 जी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। खैर, वैसे तो फांसी घाट हमने कल 4 बजे तैयार कर दिया है। अब कैदी का वजन करने और उसकी जिस्मानी कैफियत देखने के बाद जैसा रस्सा तैयार करना है, उस सिलसिले में आपने हमारी एक्स्ट्रा मदद करनी होगी। मैंने जेल मैनुअल के मुताबिक बेहतरीन फांसी वो होती है जिसमें कैदी का वजन और जिस्मानी कैफियत वगैरह देखने के बाद जो रस्सा तैयार किया जाता है वो इतना मजबूत होता है कि कैदी की एक झटके में जान निकल जाए। यानी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हम तख्ता-ए-दाद पर ज्यादा देर तक तकलीफ में कैदी को लटकाना नहीं चाहते। समझ आई डॉक्टर साहब? पर वो सच्ची बात यह है कि अभी 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और 6 महीने पहले मैंने हाउस जॉब ख़त्म करके सर्विस कमीशन ज्वाइन किया है। और सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी ऐसा पहले कोई तजर्बा नहीं है। मेरे तो ये सोचकर ही हाथ पांव फूलते जा रहे हैं कि हम एक जीते जाके इंसान को सूली पे लटकाने जा रहे हैं।
जिस ब्रिलियंट स्टूडेंट की तुम बात कर रहे हो ना, उसे तो मरे हुए में कई बरस गुजर चुके हैं। इनफैक्ट उसका तो कत्ल हुआ था। जानते हो उसका कत्ल किसने किया था? इसी मुनाफिक माशरे और फरसूदा सिस्टम ने। सिगरेट? सिस्टम की बुराई और माशरे के चंद मुनाफिक लोगों के जुर्म की सजा तुम पूरे सिस्टम को नहीं दे सकते। आखिर हम भी तो इसी सिस्टम का शिकार है ना। तुम तो खुद शिकारियों में शुमार होते हो। कम से कम अपने आप को शिकार तो मत कहो। चंद किताबें पढ़कर तुमने इम्तिहान पास कर लिया होगा, बाप दादा की सिफारिश से इंटरव्यू क्लियर कर लिया होगा, यही ना? लगता है तुमने मेरे माजी के मुतालिक कोई ख़ास इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं की। मैं किसी लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक़ किसी अमीर कबीर घराने से है। मैं तो एक गरीब डिस्पेंसर का बेटा हूँ, जिसकी मामूली सी तनख्वाह में हम सब भाई बहनों ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। और तुम्हारी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि मेरा बाप आज भी उसी बरसों पुराने मकान में रहाइश पजीर। तो गोया तुम्हें भी सीएसएस और इस जैसे दीगर मुकाबलों के इम्तिहानात के तरीक़ों पर एतराज़ है। ठीक है, इस पर तो बहस की जा सकती है, पर क्या कभी तुमने अपना ये एतराज़ रजिस्टर भी करवाया, या ये नफ़रत सिर्फ तुम्हारे दिल ही दिल में पलती रही? आप जैसों की सुनता ही कौन है यहाँ पर? अपने ईमान से बताओ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि साला साल प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले इंजीनियर्स और डॉक्टर्स एक मामूली क्लर्क की नौकरी करें और सिंपल ग्रेजुएट एक आला अफसर? क्लर्क का बच्चा क्लर्क ही रहता है और कई सालों की नौकरी के बाद क्लर्क ही मर जाता है। शायद तुम फिर भूल रहे हो, मैं भी एक गरीब घराने से, मेरा ताल्लुक भी एक गरीब घर से। और कितने हैं तुम जैसे खुशनसीब इस मुल्क में? 10,000 में से एक भी नहीं। अगर किस्मत की देवी तुम पर मेहरबान है ना, तो उसने सारे दरवाजे बाकियों के लिए नहीं खोले हुए। यू आर एन एक्सेप्शन मिस्टर, जस्ट एन एक्सेप्शन। ठीक कहते हो तुम। कुछ देर के लिए अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तब भी सिस्टम को ठीक करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, खुद तो मारना पड़ता है। खुद को मार ही तो रहा हूं मैं। ये कुर्बानी नहीं है तो और क्या है? मुझे यकीन है कि मेरी ये कुर्बानी एक ऐसी मशल बन जाएगी जो आइंदा कुछ अरसे में बढ़कर आग का एक ऐसा अलाव बनेगी जो इस गले सड़े सिस्टम को जलाकर भस्म कर देगी। सिकंदर, ये गलत फहमी है तुम्हारी। कोई कुर्बानी उर्बानी नहीं दे रहे हो तुम। तुम्हें एक मासूम शख्स के कत्ल के जुर्म में फांसी दी जा रही है, और वो भी सिर्फ चंद घंटों के बाद। खुदा के वास्ते सिकंदर, अब भी वक्त है, इस ब्रेन वॉश से बाहर निकलो। तुम्हें अपने आप से नफरत होने लगेगी। I see। मैं भी ये सोच रहा था कि एक पुलिस ऑफिसर के पास इतना टाइम कहां से आ गया कि मुझ जैसे एक रात के मेहमान के लिए इतना वक्त निकाल रहा है। ठीक कहते हो तुम। मेरा मकसद तुम्हारी दिलजोई करना नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी फांसी के बासुकून से नहीं बैठे। वो तुम्हारी फांसी का बदला कई बेगुनाह जाने लेकर हुकूमत से लेगा। अब भी वक्त है सिकंदर, अब भी वक्त है।
अपने मिशन की तफसीलात बताकर खुदा के हुजूर जाने से पहले अपनी गुनाहों का कफारा अदा कर दो। अब भी वक्त है सिकंदर, सोचो प्लीज। सारा वो अदा करते हैं जो गलती करते हैं। मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। तुम्हारे कानून की नजर में शायद मैं मुजरिम होऊंगा, लेकिन अपने ज़मीर के सामने एक ऐसा कहती हूं जिसे तुम लोग सच बोलने की पादाश में फांसी पर लटकाना चाह रहे हो। तो आपको जिला साहब याद कर रहे हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है सिकंदर। जब तक मैं वापस आऊं प्लीज प्लीज सोच के रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुर्तज़ा है, मैं यहाँ जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। जी फरमाइए। सिपाही बता रहा था कि आपने खाना नहीं खाया। आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी यहाँ का माहौल बड़ा ही वहशतनाक है। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। किसी इंसान को फांसी पर लटकता देखना बड़ा ही दिल कुर्दे का काम है, चाहे वो हमारा अजीज हो या दुश्मन। मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। अगर आज मैं उससे नहीं मिली तो मैं सारी जिंदगी पछताऊंगी। अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मजिस्ट्रेट साहब आएंगे तो मैं आपको बुलवा लूंगा। तब तक आप आराम करें। खां साहब कुछ तो मेरी मदद करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। वो क्या कहते हैं, वो तख्ता कैसे खुलेगा? वो जो है वो जो रस्सा होगा उसमें टेंशन कितनी होगी? मैं बहुत परेशान हूं। मेरी कुछ तो मदद करें खां साहब। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बैठे। आपने एमबीबीएस के सेकंड ईयर में जूरिस्प्रूडेंस तो जरूर पढ़ी होगी। है जी। वो जो तमाम मेडिको लीगल केसेस से रिलेटेड होती है। आप जब इस किताब का जायजा लेंगे तो आपको इसका तमाम तर प्रोसीजर मिल जाएगा। वाकई उस किताब से वो क्या कहते हैं मदद तो ली जा सकती है, लेकिन एक बात तो बताएं, ये आपको ये सारी बातों का कैसे पता चला? इत्तेफाक से पुलिस में रहने की वजह से लोग मेरा नाम पूरी तरह से अनाउंस नहीं करते। आई एम एएसपी डॉक्टर तहा कामरान। लीजिए, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई। डॉक्टर साहब, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कामरान आपकी मदद के लिए तैयार है। मेरा पहला मशवरा तो ये है डॉक्टर साहब, आप कैदी के मौजूदा वज़न के हिसाब से एक मुकम्मल चार्ट तैयार कर लें। क्योंकि देखें, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैदी के वज़न से ही रिलेटेड है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि फांसी से ठीक आधे घंटे पहले उसका वज़न दोबारा से करा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरे ज़हन से वो क्या कहते हैं बोझ ही उतार दिया। मैं तैयारियां मुकम्मल करता हूँ और जैसे ही आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो आपको मैं बुला दूँगा जी। वो क्या कहते हैं, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जेल की नौकरी भी क्या बुरी नौकरी है। यानी शाम तक जिस फांसी के कैदी से हम हमदर्दी कर रहे थे, उसकी फांसी को एग्जीक्यूट करने के ख्याल से ही लरस जाते थे। अब जब सर पर मुश्किल आ पड़ी है तो हम कितने मैकेनिकल हो गए, तमाम तर जज्बात से आरी, एक मशीन की तरह उसकी फांसी की तैयारी के लिए मशगूल हो। सर, ये मशीनी मैकेनिज्म हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जज्बात तो हमें मार ही डालते हैं। और
गम में जिंदा दरगोर कर देते। ठीक कहते हैं। हाँ, वो आपके कैदी का क्या बना? वो कुछ बोला या नहीं? सर, कैदी तो वो आपका है, हमारा तो मुजरिम है। और वैसे भी इस तरह के कैदी इतनी आसानी से ज़बान नहीं खोला करते। लेकिन मुझे यकीन है कि सिकंदर का गिरोह इस वक्त भी किसी न किसी बहुत बड़ी तकरीबकारी के मिशन में मुलव्वस होगा। और वो मिशन क्या है? मुझे सिकंदर की फांसी से पहले इसका पता लगाना है। और ये वक्त है कि खुश्क रेत की तरह से मेरे हाथों से निकला जा रहा है। भाई ये क्या, कहीं ट्रेन तो पहुंचने वाली नहीं? उसके तो आने में भी 2 घंटे बाकी। घबराओ नहीं, इसे 1 घंटे का मतलब है ट्रेन रहमानपुर से पहले वाले स्टेशन पर वक्त पर पहुंच गई है। अब ठीक 2 घंटे बाद वो यहाँ पहुंचेगी। बेवकूफ ये भी नहीं जानते कि वो स्टेशन में दाखिल होने से पहले ही उड़ जाएगी। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे मेडल्स में एक और मेडल के इजाफे का बाइस नहीं बन सकूंगा। और मेरा सीना बहुत से राजों को अपने अंदर दफन किए बहुत जल्द सांसों से आरी हो जाएगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी कमांड तुम लोगों से दूर बैठ के अपने मिशन एग्जीक्यूट करवाती है और बदले में तुम लोगों की फैमिली की ताउम्र की ज़रूरियात को पूरा करने का वादा किया जाता है। क्या कभी तुम लोगों ने कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने उस सो कॉल्ड इनकलाबी के घर पे जाकर देखा भी है कि कोई उसे पूछने आता भी है या फाकू ने डेरा डाल के रखा हुआ है? इनकलाबी कभी भी आटे दाल की परवाह नहीं करता। उसका मेन मकसद यही होता है कि हर एक के घर रूखी सूखी पहुंचती रहे, चूल्हा जलता रहे। अंडरस्टूड? अजब मंतक है तुम लोगों की। दूसरों के घर के चूल्हे जलाने की बात करते हो और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए कितने लोगों के घर के चूल्हे बुझा दिए तुम लोगों ने। जो चूल्हे तेल से नहीं गरीबों के खून से जलते हैं उनका बुझ जाना ही बेहतर है। तुम ये फैसला करने वाले कौन होते हो कि क्या सही है और क्या गलत? अगर कोई गुनहगार है तो उसका फैसला करने के लिए मुल्क का कानून मौजूद है, वो खुद उसे सजा देगा। किस कानून की बात करते हो तुम? किस कानून की? जो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए और होता है और हमेशा गरीब को ही फांसी लगती है? मैं नहीं मानता ऐसे कानून को। हम अपना कानून खुद बनाते हैं। मैंने सुना है कि आप सजाए मौत के कैदी सिकंदर से मिलना चाहते हैं, वो भी इस वक्त। लेकिन क्यों? क्या इसमें भी कोई कानूनी पेचीदगी है? कानूनी पेचीदगियाँ तो इसमें बहुत हैं, पर मैं मजिस्ट्रेट साहब से बात करता हूँ, शायद आपकी मुलाकात का कुछ बंदोबस्त हो सके। शुक्रिया। मैं पिछले चंद घंटों से सिकंदर के साथ हूँ और आप यकीन कीजिए ये खुद को इनकलाबी कहलाने वाले लोग अपने बनाए हुए कुछ उसूलों और मफरूज़ात पर इस शिद्दत से कायम होते हैं कि इन्हें दूसरों के जज्बात का एहसास ही नहीं होता। उनके ख्याल में दुनिया में वही सीधे रास्ते पर होते हैं और उन्हीं की कोशिशों से कोई इनकलाब भी आ सकता है और अपने इनकलाब के रास्ते में आने वाली हर शय को वो किसी भी कीमत पे हटाने को तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह सिकंदर को भी अपने गुनाहों का ज़रा सा भी एहसास नहीं है। बात सिर्फ उसके असूलों और नज़रियात की होती तो शायद मैं उससे कभी ना मिलती, लेकिन बात इससे कुछ बढ़कर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये खून
सिकंदर ने अपने असूलों और नजरियात के लिए नहीं किया, बल्कि ये खून तो उसकी जाती दुश्मनी का नतीजा है। तो गोया फांसी के तमाम इंतजाम मुकम्मल। कैदी को फांसी घाट ले जाने से पहले मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करना चाहता हूं। इस मौका पर आप और डिप्टी सुप्रीडेंट साहब मेरे साथ बतौर गवाह मौजूद होंगे। जी सर, बतौर मजिस्ट्रेट आपकी ड्यूटीज का मुझे बखूबी इल्म है। तो सर, वो खातून साइमा वो जो फांसी से पहले कैदी से मिलना चाहती है, उसका क्या किया जाए? मुझे भी हैरत है। बहरहाल अगर इस औरत की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है तो चंद मिनट के लिए आप सलाखों के पीछे से कैदी से इस औरत की मुलाकात करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये हक कैदी का है कि वो अपने आखिरी चंद लम्हात किस तरह गुजारना चाहता है। अगर वो इस औरत से नहीं मिलना चाहता तो आप इसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं जी, मैं वो मैं जी। जाओ यहाँ से। अच्छा जी। मुझे नहीं पता बीबी क्या मुझसे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन मैंने इस बात की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना ही आपके मरहूम शौहर से कोई जाती दुश्मनी थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स के मुताबिक वो एक करप्ट शख्स था और ऐसे शख्स को हम लोग। तुम दुनिया की नजरों में तो धूल झोंकने के लिए इन असूलों और नजरियात का ढोंग रचा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी हकीकत खूब जानती हूँ। अब तुम चुप क्यों हो गए? तुम तो इस तरह हैरत का इजहार कर रहे हो कि जैसे तुम जानते ही नहीं थे कि तुम्हारी गोली से शिकार होने वाला इमरान मेरा शौहर था। इमरान तुम्हारा शौहर? नहीं, वो तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है? तुम्हारा शौहर तो एक इस मुल्क का होनहार और साइंसदान है, और जिस इमरान की डिटेल्स मुझे मिली थी वो तो एक करप्ट इंसान था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वही मेरा शौहर है। तुम्हें कुदरत ने तुम्हारी बरसों पहले की हार के इंतकाम का सिर्फ एक मौका दिया और तुमने गोली उसके सीने में दाग दी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ऐसे। मैं भला ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करूंगा? मैं तो उसको जानता तक नहीं, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी हुई थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी कि वो एक ऐसा सरकारी अफसर है जो गरीबों का खून चूसता है और छुट्टियां गुजारने के लिए क्या हुआ था। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इन कहानियों पर यकीन कर लूंगी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी मोहब्बत की थी तुमसे, और सारी दुनिया तुमको तुम्हारे उसूलों को गलत कहती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे नजरियात की रिस्पेक्ट की। लेकिन तुमने तो उन्हीं नजरियात की आड़ में मेरे ही सर का साया छीन लिया।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारी मेरा मतलब है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो मैं ये सब कुछ फांसी से डरकर नहीं कह रहा। मुझे फांसी की कोई परवाह नहीं है, मगर मैं तुम्हारी नफरत के साथ नहीं जिंदा रह सकता, नहीं जी सकता। मैं इतना बड़ा बोझ उठाकर कैसे जाऊंगा इस दुनिया से? प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। मैं तो तुमसे सिर्फ यहाँ ये कहने आई थी कि शादी के बाद से लेकर इमरान की मौत की खबर तक मैंने जिस आइडियल और मोहब्बत को अपने दिल में बसा कर रखा था, उस मोहब्बत को मैंने शादी की पहली रात ही अपने आला ज़र्फ शौहर को वाज़ेह भी कर दिया था। लेकिन आज वो आइडियल और मोहब्बत मेरे लिए फना हो गए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं किया मैंने ऐसा। इतना गुस्सा, ये इतना गुस्सा आया कहां से तुम्हारे अंदर? यार कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे करप्शन और करप्ट लोगों से सख्त नफरत है। दिल चाहता है सबको इकट्ठा करके ना आग लगा दूं मैं इन्हें। एक मिनट, इस दुनिया में आपकी ये साइमा भी रहती है, कहीं सारी दुनिया के साथ इसे भी नहीं आग लगा दीजिएगा। इसी साइमा की वजह से तो चलती दुनिया में ठंडक का एहसास है। इसकी हिफाजत तो मैं अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। पक्का। मैं तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूं सिकंदर, लेकिन पापा भी तो गलत नहीं है ना। तुम्हारे सारे दोस्तों की एफआईआर कटी हुई है, पुलिस तुम्हें कभी भी शक की बुनियाद पर उठा के ले जाएगी। प्लीज सिकंदर, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से मोहब्बत की और वो तुम हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तमाम जिंदगी मेरे असूल और मेरे नजरियात पर बेस करती है। मैं तुम्हारे ख्यालात की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने बारहा इस बात का भी इकरार किया कि तुम्हारी नीयत दुरुस्त है, लेकिन काम करने का तरीका गलत। किसी बुराई को रोकने के लिए
किसी दूसरी बुराई का सहारा लेना भी तो गलत है ना। और फिर जब कल को मैं तुम्हारे साथ होंगी तो क्या तब भी तुम इसी तरह किसी लड़ाई झगड़े या स्ट्राइक में गिरफ्तार होकर जेल जाते रहोगे? कुछ तो सोचो, मेरा क्या होगा? मैं मानता हूं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिस काफिले को लेकर मैं चला हूं उसे बीच राह कैसे छोड़ सकता हूं अगर मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। और जो कमिटमेंट्स तुमने मेरे साथ की थी वो सब अपनी जगह रहेंगी, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तुम्हें इन्हीं पत्थरों पर चलकर मुझ तक आना पड़ेगा। मैंने कभी किसी कहकशां की ख्वाहिश की भी नहीं है सिकंदर। मोहब्बत में अगर 100 कदम मैं बढ़ाऊं तो तुम्हें भी तो मेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए ना। तुम अपनी कमिटमेंट्स और फैसले करते हुए ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी एक कमजोर लड़की हूं। शायद मैं जितना आगे बढ़ सकती थी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूं। अब मुझे तुम्हारी तरफ से किसी बढ़े हुए कदम का इंतजार है। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पांव अनदेखी जंजीरों ने जकड़े हुए हैं तो फिर शायद मुझे भी अपने माशरे और वालिदैन के फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है ना कि मेरे छोटे वादों में तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं किया। ठीक है, तुम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए पसंद किया। All I can say is wish you best of luck. तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया सिकंदर। तुम वजू करके सुबह की नमाज के लिए तैयार हो जाओ। अभी कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट साहब आएंगे और तुम्हें फांसी घाट पे ले जाएंगे। तो मुझे हारता हुआ देखना चाहते थे ना? इस वक्त मेरा हाल ऐसा है जैसे तपती धूप में कई मील चलने के बाद एक मुसाफिर गिरकर दम तोड़ने लगता है, जबकि मीठा चश्मा उसके बिल्कुल सामने। की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है पर उसकी सेहत और कदम उसका साथ नहीं देते। वो जितना चश्मे की तरफ बढ़ता है चश्मा उससे दूर होता जाता है। मैंने कभी भी तुम्हारी शिकस्त की आरज़ू नहीं की थी और ना ही मैं ये जानता था कि साइमा तुम्हें पहले से जानती है। मैं तो फ़कत यहाँ इसलिए आया था कि आखिरी वक्त पे तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि तुम गलती पर हो। मगर बहरहाल तुमने अपनी ज़िंदगी के इस आखिरी रात में मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत
शुक्रगुजार रहूँगा। तुम नमाज पढ़ के तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि ये आखिरी सजदा पिछले सारे छूटे हुए सजदों का नेमुल बदल हो सकता है? उम्मीद रखो सिकंदर, कभी कभी किसी के 1000 सजदे भी रायगा चले जाते हैं, और कभी एक सजदा भी 1000 सजदे से बेहतर होता है। कबूलियत का फैसला अल्लाह पे छोड़ दो। एक काम करोगे मेरा? हाँ ज़रूर। साइमा को यकीन दिलाने की कोशिश करना कि मैंने जेलसी में इमरान का कत्ल नहीं किया। यकीन करो, मैं तो जानता भी नहीं था कि वो उसका शौहर है। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते? मैं से कई और केसेस के बारे में भी जानता हूँ जिसमें तुम्हारी तंजीम ने कई बेगुनाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जान ली, और इमरान की मौत भी इसी एक सिलसिले की कड़ी थी। तुम तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपने आखिरी वक्तों में पता चल गया कि तुमने जिस शहरी की जान ली वो तो एक मासूम और बेगुनाह शहरी था। पर तुम जैसे कितने नौजवान ऐसे जो बेचारे ये भी नहीं जानते कि वो जिन शहरियों की जान ले रहे हैं कौन है, और वो आखिरी वक्त तक अपने को मसीहा समझते रहते। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने हफ्तों उसका पीछा किया था, मेरी इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? तुम्हारी तहकीक जिन लाइंस पे थी वो तो उन्होंने ही तुम्हें प्रोवाइड की थी। वो किसी लड़की के साथ अय्याशियां करने भूलभर नहीं गया था, वो लड़की उसकी असिस्टेंट थी। और तुम जानते हो कि ऐसे इदारों को अपनी शनाख्त छुपाने की इजाज़त होती है। अफसोस तुमने उसको मार के पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पैगाम साइमा तक पहुंचा दूंगा। सुनो, मैं अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। उठो उठो, सिर्फ 1 घंटा रह गया है। याद रखो, धमाके के बाद जो अफरा तफरी मचेगी उससे भरपूर फायदा उठाना है, इसीलिए हमने ये रात यहाँ गुजारी है। आप फिक्र ना करो नजीर भाई, अब ये धमाकों का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। एक के बाद एक धमाका होगा। बोलो, कभी नहीं रुकेगा। मैं आखिर में तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मुल्क के 90% नौजवान मासूम और बेकसूर हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किसके लिए क्या काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो खुद को मुआशरे के मसीहा समझ लगते हैं। मैंने इस फाइल में तमाम प्लान्स और अपने साथियों के नाम लिख दिए। प्लीज जल्दी करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा तुमसे वादा है सिकंदर कि कानून इन सब के बारे में फैसला लेने से पहले तुम्हारे आखिरी बयान को ज़रूर अपनी नज़र में रखेगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये बयान उन सब जज्बाती नौजवानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है सिकंदर, और दुआ करो तुम्हारे कुफारा रायगा ना जाए।